जब भी आप किसी से किसी बात पे किसी तरह का डिबेट या फिर कोई आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो कई बार आपको लगता है कि सामने वाला क्या ही बोले जा रहा है, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, या फिर मैंने पूछा कुछ और है और वो जवाब कुछ और दे रहा है, या फिर जिस चीज का वो जवाब दे रहा है वो चीज तो मैंने पूछी ही नहीं, या फिर इस डिबेट का हिस्सा था ही नहीं। डिबेट्स में अक्सर लोग फैलसीज का सहारा लेकर या तो बच निकलते हैं या फिर सामने वाले को डिसीव करने में कामयाब हो जाते हैं। इस टेक्निक से सामने वाले को तो लगता है कि वाह यार क्या बात बोली है, लेकिन अगर आप उनके आर्गुमेंट को थोड़ा सही से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है और उनके आर्गुमेंट्स काफी वीक होते हैं। और अगर आपको किसी के बारे में ऐसा लग सकता है तो जाहिर सी बात है आपके बारे में भी किसी को कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा होगा। और यही चीज मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल ले रहा माई पर्सनल फेवरेट्स मिस्टर क्रिस्टोफर हिचन्स का इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, जो रीजनिंग एबिलिटी और जो डिबेट की महारत उनमें थी वो दुनिया में शायद बहुत कम लोगों के पास हो। जिन लोगों को नहीं मालूम, क्रिस्टोफर हिचन्स एक ब्रिटिश ऑथर, जर्नलिस्ट और एक बहुत ही पॉपुलर एथीस्ट हैं। सॉरी, है नहीं थे, क्योंकि कैंसर से लड़ते हुए इनकी 2011 में डेथ हो गई और ये इस दुनिया को छोड़कर ऊपर दूसरी दुनिया में चले गए। हालांकि ये खुद नहीं मानते थे कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया होती भी है, यानी आफ्टर लाइफ होता भी है। मेरे लिए क्रिस्टोफर हिचन्स उन चंद लोगों में से थे जिनको पर्सनली ना जानते हुए भी मुझे इनकी डेथ पर दुख हुआ। लेकिन एथीस्ट तो कई सारे हैं, फिर ये इतने पॉपुलर क्यों? पॉपुलर इसलिए क्योंकि इनको जाना जाता है धर्म, मजहब, रिलीजन, फेथ के क्रिटिसिज्म के लिए। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दुनिया भर में लोगों को ये पैगाम देने में लगाई कि भगवान, अल्लाह या फिर गॉड नाम की चीज होती ही नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि गॉड, भगवान या अल्लाह है वो दिमागी रूप से बीमार हैं जिनको इलाज की जरूरत है। हिचन्स की ज्यादातर बुक्स, स्पीचेस और डायलॉग्स रिलीजन और गॉड के एग्जिस्टेंस और गॉड के नेचर्स के अगेंस्ट थी। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं जिनका मेन टॉपिक अक्सर होता था रिलीजन, फेथ, कल्चर या फिर पॉलिटिक्स जैसी चीजें। आपने मुस्लिम लोगों को अजान या नमाज में अल्लाह अकबर कहते सुना होगा। अल्लाह अकबर का हिंदी मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। इंग्लिश में कहे तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज द ग्रेटेस्ट। इन्होंने एक पॉपुलर बुक लिखी थी जिसका नाम है गॉड इज नॉट ग्रेट, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। गॉड क्यों ग्रेट नहीं है और कैसे धर्म हर चीज में जहर घोल देता है। इस बुक में ये मेनली अब्राहमिक रिलीजन को टारगेट करते हैं। अब्राहमिक रिलीजन यानी वो मजहब जिनमें अब्राहम या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मेन फिगर माना गया है। मेन फिगर या फिर एक बड़ा फिगर माना जाता है, जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म। नोबेल पीस प्राइज विनर मदर टेरेसा के बारे में भी इनके विचार थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं। और चूंकि ये अपनी बात बेबाक अंदाज में रखने से चूकते नहीं थे, मदर टेरेसा को लेकर भी इन्होंने एक बुक लिखी, द मिशनरी पोजीशन, मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस। अभी मैं इस बुक का थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ और हो सकेगा तो मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। खैर, इनके काम की लिस्ट काफी लंबी है, आप एक सिंपल गूगल कर भी बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ इनके कुछ आर्गुमेंट्स को दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये अपने डिबेट्स में बहुत ही वेल स्पोकन होने की वजह से कई बार फैलेसिस के थ्रू बच निकलते थे। और यही नहीं, अपने चार्मिंग और कैरिज्मेटिक इंटेलेक्चुअल अपील के कारण जो ऑडियंस इनको सुन रही होती थी उनको लगता था क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। मुझे मालूम है कि दुनिया भर में क्रिस्टोफर हिचन्स के लाखों करोड़ों फैंस हैं, इसलिए मैं इस वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि क्रिस्टोफर हिचन्स को सुनना और पढ़ना मैं खुद पसंद करता हूं, भले ही आइडियोलॉजिकली या फिर रिलीजियसली मैं इनकी बातों से सहमत ना हूं। नो डाउट इनकी अपने सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज जबरदस्त थी, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग शानदार थी और इनकी ऑडिटरी स्किल्स को तो क्या ही कहने। इनका जो क्रिटिकल एटीट्यूड था उससे मैं भी अक्सर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। आई पर्सनली लाइक्ड मिस्टर हिचन्स वेरी मच when he was alive। और आज जब वो नहीं है तब भी मैं इनकी बुक्स को ढूंढ कर पढ़ता हूँ और मुझे लगता है इंटरनेट पर इनकी शायद ही कोई वीडियो ऐसी हो जो मैंने देखी ना हो। इन माई पर्सनल ओपिनियन मिस्टर हिचन्स हैड दैट charismatic oratory charm that only a few people in this world could match। लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म से जब लोगों ने खुदा को नहीं बख्शा तो हिचन्स क्या चीज है। मैं इस वीडियो में इनके उन आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ जो जनरली कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं या फिर जो जनरली वीक हैं, जैसे कि मदर टेरेसा क्यों इविल औरत थी, फीमेल कॉमेडियंस क्यों फनी नहीं होती हैं, या फिर अमेरिका का जो इराक पर अटैक था वो क्यों सही था, वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस वीडियो में मैं बस इनकी उन फैलेसीज को पॉइंट आउट करूंगा कि
कि कैसे ये अपने करिज्मेटिक और सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश एक्सेंट होने की वजह से इनके कुछ वीक पॉइंट भी लोगों को बहुत कन्विंसिंग लगते थे, यानी कि वो पॉइंट जो काफी वीक थे लेकिन फिर भी सुनने वाले लोगों को बहुत ही कन्विंसिंग लगते थे कि अरे यार बहुत सही बोला है। और कैसे कई बार टफ क्वेश्चंस को बिना आंसर किए ये बच निकलते थे, और कैसे कई बार इनसे पूछा कुछ और जाता था लेकिन ये जवाब किसी और चीज का देते थे। कई बार पब्लिक इनकी स्पीच पे तालियां मारती थी, लेकिन मेरे हिसाब से इनके आर्गुमेंट काफी वीक होते थे, इतने वीक कि मुझे लगता है हिचन्स जैसी पर्सनालिटी को ये शोभा तक नहीं देता। सो विद द ग्रेटेस्ट ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर हिचन्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो सेगमेंट में मिस्टर हिचन्स डिबेट कर रहे होते हैं मिस्टर डगलस विल्सन से, जो कि खुद एक काफी फेमस इवेंजेलिकल थियोलॉजियन है, जो अपनी बुक्स और स्पीचेस में क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करते हैं या फिर ईसाईयत का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। लेट्स हियर इट फर्स्ट। One of Christianity's specifically horrible contributions to human mythology and delusion is the idea, the terrifying idea, that you could be tortured forever. जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आया उनके लिए थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर हिचन्स क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन में इंसानियत के खिलाफ सबसे हॉरिबल और सबसे खराब चीजों में से जो एक चीज है वो है नरक का कॉन्सेप्ट, हेल का कॉन्सेप्ट, जहन्नुम का कॉन्सेप्ट, जिसमें ऐसा माना जाता है कि आपको हमेशा के लिए सजा दी जाएगी। ओके, वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन किसी आर्गुमेंट के स्टैंड करने के लिए जरूरी है उसके पीछे रीजनिंग, उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस का होना, जो कि मिस्टर विल्सन बखूबी समझते हैं और वो पूछते भी हैं Horrible by what standard? कि ठीक है मिस्टर हिचन्स, ओके हॉरिबल आइडिया है, लेकिन किस स्टैंडर्ड से हॉरिबल है? कैसे मालूम कि ये चीज बुरी है? कैसे मालूम कि जहन्नुम में जाना बुरी बात है? Horrible by, well, good question. Yeah, I know. Good, no, but horrible. Well, shall I say? Let me ask anyone here who doesn't think it's a horrible idea to put up their hand. So it doesn't seem to require much explanation, does it, as a horrible idea? उनके क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि ये चीज अच्छी है या फिर ये चीज बुरी है। अगर हेल कॉन्सेप्ट बुरा है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चोर और मर्डर से बोल सकते हैं कि जेल बुरी चीज है। अब ये मिस्टर विल्सन के ये हेल हॉरिबल आइडिया क्यों है, इसका हिचन्स जवाब देने के बजाय ऑडियंस पर रिलाई करते हैं और ऑडियंस से पूछते हैं। Let me ask anyone here who doesn't think it's a horrible idea to put up their hand. ओके, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको ये आइडिया हॉरिबल नहीं लगता है, जिसको नहीं लगता कि हेल एक हॉरिबल कॉन्सेप्ट है? मतलब सीरियसली, आई एम नॉट यूजुअली अ फैन ऑफ एनीबॉडी, बट एज समवन हु रियली एडमायर हिचन्स, दिस इज इवन एम्बैरेसिंग फॉर मी। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिचन्स के लिए ऑडियंस का हाथ उठाना या फिर हाथ ना उठाना, ये मिस्टर डगलस विल्सन के क्वेश्चंस का आंसर है ही नहीं। लॉजिकल और तार्किक नजरिए से अगर आप कोई एक्टिव क्लेम करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको प्रूव करें या फिर एटलीस्ट रीजन तो दें। मिस्टर हिचन्स ने जो किया, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो मैं किसी डिबेट में या फिर किसी आर्गुमेंट में किसी से बोलता हूँ कि ये पेंट गीला है, या फिर वो सामने जो तालाब दिख रहा है वो 500 मीटर गहरा है। अब सामने वाला मुझसे पूछता है कि कैसे कह सकते हो कि पेंट गीला है या फिर वो तालाब 500 मीटर गहरा है? मिस्टर डगलस विल्सन की लैंग्वेज में व्हाट्स द स्टैंडर्ड? यहाँ पर मैं अपना आर्गुमेंट पेश करूंगा कि उस पेंट को छूकर कंफर्म किया सकता है कि वो गीला है, या फिर वो तालाब जब वो बन रहा था तो म्यूनिसिपैलिटी ने उसकी नपाई की थी और उन्होंने बताया था, एग्जैक्टली चेक किया था कि ये 500 मीटर गहरा है। लेकिन एक बार आप ये सिनारियो दोबारा इमेजिन करें, कोई मुझसे पूछे कि कैसे कह सकते हो ये पेंट गीला है या फिर ये जो तालाब है 500 मीटर गहरा है। अब मैं इसके जवाब देने के बजाय मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि पेंट नहीं गीला है, या फिर कितने लोगों को लगता है कि तालाब 500 मीटर गहरा नहीं है? मतलब कितना बेवकूफ लगूंगा मैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मिस्टर हिचन्स केस में जो एग्जाम्पल था वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, लेकिन मैं जिन चीजों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो फिजिकल चीजें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल, और आप जवाब देने के बजाय ऑडियंस पर रिलाई करें कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है या फिर कितने लोगों को वैसा लगता है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि हेल हॉरिबल आइडिया नहीं है, हो सकता है वो, हो सकता है नहीं हो, लेकिन अगर आप कोई क्लेम करते हैं तो प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो एक डिबेट के बाद के Q&A सेशन का है। वीडियो पहले देख लेते हैं। So many times you've brought up women in Islam. I'd just like to correct that I've read the Quran and all Muslim scholars would agree with me that Islam gives women a lot of rights. I mean, I am a young Muslim woman myself. I sit before you, I have a voice and I can speak to you and I can look you in the eye. And when I go to Iran, I'm actually Iranian as well. So when I go to Iran, I also have my rights. I need it to be heard that the Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala gives us our rights. People, individuals in countries and people who represent our religion may not.
and they may do the wrong thing to sort of stand in front and show us religion and preach us religion, but Islam does. All right, we're going to take that as a comment, a very passionate one at that. Okay. Well, no. Hang on. No, we're not. No, we're not going to take it as a comment. I can see your face, I can see your hair, and I can see you sitting in an audience with young gentlemen. Don't you tell me you can do any of that in Iran. अपने क्वेश्चन में ये मोहतरमा पूछती हैं कि मिस्टर हिचन्स, आपने अपनी स्पीच में कुरान और महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की। मैं खुद एक मुस्लिम लेडी हूँ, मैंने कुरान पढ़ी है और कुरान में अल्लाह ने हम औरतों को हमारे राइट्स, हमारे अधिकार, हमारे हुकूक दिए हैं। ये मोहतरमा आगे कहती हैं कि अभी मैं इस देश यानी अमेरिका में हूँ तो मुझे अल्लाह के द्वारा दिए गए सारे अधिकार हैं। जब मैं अपने देश ईरान जाऊँ तो वहाँ भी मुझे अल्लाह के द्वारा दिए गए सारे अधिकार रहेंगे। भले ही उस देश की कंट्री के लोग, वहाँ की सरकार या फिर वहाँ के मौलवी पंडित, प्रीचर लोग या फिर वो लोग जो अथॉरिटी पे बैठे हैं वो ना दें, लेकिन अल्लाह ने मुझे अधिकार दिया है। जिसके जवाब में मिस्टर हिचन्स कहते हैं कि मैं आपका फेस दे सकता हूँ, आपके बाल देख सकता हूँ और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप यहाँ मर्दों के बीच बैठी हुई हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप ये सब ईरान में करके दिखाएं। What are you serious bro? This is exactly what her point is. ये बात तो वो खुद ही बोल रही है कि मुझे हक मिला हुआ है, चाहे मैं यहाँ रहूँ, ईरान में रहूँ या फिर किसी और देश में रहूँ। लोग मुझे ना दें, मैं फॉलो करूँ या ना करूँ वो अलग बात है। Allah subhanahu wa ta'ala gives us our rights. People, individuals in countries and people who represent our religion may not. यहाँ पर मैं हिचन्स की बात से सहमत हूँ। हो सकता है ये मोहतरमा जब ईरान में जाएं तो बाल खुले ना रख सकें। हो सकता है सैयद अली खमैनी इनको मर्दों में ना बैठने दें, लेकिन इन मोहतरमा का ये पॉइंट था ही नहीं। इन मोहतरमा ने कहा कि कुरान ने हमें राइट्स दिए हैं, कुरान ने हमें हुकूक दिए हैं। अब अगर मिस्टर हिचन्स को सच में लगता है कि जिन अधिकारों की, जिन राइट्स की बात वो महिला कर रही थी वो सच में इस्लाम या फिर धर्म इनको नहीं देता, तो उसका आंसर ये होना चाहिए कि ये देखो कुरान में यहाँ कहा गया है कि औरतें ये नहीं कर सकती हैं या फिर औरतें वो नहीं कर सकती हैं, या फिर इस हदीस में ये लिखा हुआ है कि औरतों को ये अधिकार नहीं है, या फिर कुरान में यहाँ पर लिखा हुआ है कि औरतों के ये अधिकार नहीं है, स्पेशली उन अधिकारों की जिनकी वो महिला बात कर रही थी। बजाय इसके कि ईरान में ये करके दिखाओ, सऊदी अरब में ये करके दिखाओ। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, कंसीडर दिस एग्जाम्पल। मैं किसी को बोलता हूँ कि इंडियन लॉ में मर्डर, चोरी, रेप इन सबको क्राइम माना जाता है और पुलिस को ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऑर्डर है, और मुझे जवाब मिलता है कि अच्छा अगर हिम्मत है तो मुझे दिल्ली के इस एरिया में रात को जाकर दिखाओ। इस तरह के आर्गुमेंट को बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, जिसमें सामने वाला आपके क्वेश्चन का आंसर ना देकर खुद एक क्वेश्चन बनाता है और फिर वो उसका आंसर देता है। स्ट्रॉमैन फैलेसी के आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि यार आजकल चोरी बहुत बढ़ गई है और मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में सिक्योरिटी कैमरे लगा लेना चाहिए, सामने से मुझे जवाब मिलता है कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारा पड़ोसी चोर है। चलिए चलते हैं खैर अगले पॉइंट पर। थर्ड चीज जो मिस्टर हिचन्स अपने इनक्रेडिबल सेंस ऑफ ह्यूमर से डिबेट में करते हैं वो है सामने वाले के वैलिड पॉइंट्स को ह्यूमर से इग्नोर करना या फिर डिस्क्रेडिट करना। ऐसा वो करते हैं क्योंकि इससे उनको ऑडियंस से चीप लाफ मिलती है। ये मैं नहीं बोल रहा, हिचन्स खुद बोल रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं। लेट्स सी इट। If I'm making a speech, right, and I make a cheap point to get a laugh, which I'm not above doing, can do that, or I skip a stage in an argument, to make an inexpensive point, and especially if it works, and I get that, I feel a pang. I think. Oh, do you? Especially if it works. सेम चीज को अब एक्चुअल डिबेट में भी अप्लाई होते हुए देखते हैं। इस वीडियो में मिस्टर हिचन्स डिबेट कर रहे हैं अमेरिकन रबाई मिस्टर डेविड वोपले से। डिबेट सुनते हैं पहले। The view I take about free will is that of course we have free will because we have no choice but to have it. I was, and to some extent, and I still to some extent am a dialectical materialist, and I also think there are some ironies in the universe as well as in history. But to say, of course we have free will, the boss says we've got it, is to make a mockery of the whole concept. यूजुअली रिलीजियस या फिर थीस्ट लोग गॉड के एग्जिस्टेंस के फेवर में कई आर्गुमेंट पेश करते हैं, जिसमें तीन मेन हैं: ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट और मोरल आर्गुमेंट। इन सब की डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये जो क्लिप मैंने अभी आपको दिखाई इसमें बात हो रही है मोरल आर्गुमेंट की। मोरल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को सिंपल लैंग्वेज समझे तो अगर गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यूज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और चूंकि ऑब्जेक्टिव मोरल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं
इसलिए गॉड भी एग्जिस्ट करता है। मजहबी या रिलीजियस लोग सेम आर्गुमेंट पेश करते हैं फ्री विल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। जैसे कि वीडियो में डेविड वोपले पूछते हैं कि मिस्टर हिचन्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास फ्री विल है अगर ये गॉड की तरफ से नहीं है तो, और अगर ये गॉड की तरफ से नहीं है तो आपके पास कहां से आई, आपको कैसे मिली? पहले मिस्टर हिचन्स थोड़ा झिझकते हैं आंसर करने में, लेकिन थोड़ा पुश करने पर कहते हैं ऑफ कोर्स हमारे पास फ्री विल है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय ये कि हमारे पास फ्री विल हो। हमारे पास फ्री विल है क्योंकि बॉस यानी गॉड ने कह दिया कि फ्री विल है। ऑडियंस को जोक अच्छा लगता है, ऑडियंस ताली मारती है और मिस्टर हिचन्स को फ्री पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी बात मैंने पहले ही की थी कि मिस्टर हिचन्स कई बार कुछ बातें इसलिए करते हैं ताकि उनको चीप तालियां या फिर चीप लाफ मिल सके। लेकिन जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, मिस्टर हिचन्स से पूछा जा रहा है कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर है तो आप बताएं कैसे है। इसके जवाब में मिस्टर हिचन्स क्या बोलते हैं, ये कहना कि फ्री विल गॉड की तरफ से है ये महज एक मजाक है, ये इंसल्ट है इस पूरे इस कॉन्सेप्ट का। But to say, of course we have free will, the boss says we've got it, is to make a mockery of the whole concept. इसी लाइन में अपने आर्गुमेंट में मिस्टर हिचन्स एक चीज और जो अक्सर करते हैं वो ये कि चीजों को आंसर करने के बजाय क्वेश्चंस को ये कहकर अवॉइड करना कि ऐसा पूछना भी इंसल्ट है, ये बहुत ही डिग्रेडिंग क्वेश्चन है, ऐसा कोई कुछ भी कह सकता है, कितनी बेवकूफी वाली बात है। वेल, टफ लक मिस्टर हिचन्स अगर आपको ये क्वेश्चन इंसल्टिंग लगता है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है कि क्वेश्चन इंसल्टिंग है या नहीं। खुद से सुनते हैं मिस्टर हिचन्स को। If Christopher Hitchens does not believe in God, reviewers have asked, then where does he get his sense of right and wrong? You have replied in print that this question is in itself insulting, and you have rejected, quote, the appalling insinuation that I would not know right from wrong if I was not supernaturally guided, close quote. Why do you find it insulting? Because I think it's degrading to the human, to us, to you and me. ये एक इंटरव्यू है हूवर इंस्टीट्यूट का, जिसमें इंटरव्यूअर मिस्टर पीटर रॉबिन्सन मिस्टर हिचन्स से उनकी बुक गॉड इज नॉट ग्रेट से रीडर के थ्रू पूछते हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप सही और गलत का फैसला कैसे और किस बेसिस पे करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत? जिसके जवाब में एज एक्सपेक्टेड हिचन्स कहते हैं ये क्वेश्चन पूछना ही हमारे आपके जैसे इंसानों के लिए डिग्रेडिंग है, इंसल्ट है, अपमानजनक है, तौहीन है। वेल, टफ लक अगेन मिस्टर हिचन्स, किसी का क्वेश्चन का इंसल्टिंग होना आपका आंसर नहीं है, ये सिंपली क्वेश्चन को अवॉइड करना हुआ। इंसल्टिंग या डिग्रेडिंग से मिस्टर हिचन्स ये कहना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बेवकूफों वाला है। ओके, हो सकता है बेवकूफ वाला हो सकता है इंसल्टिंग हो सकता है बचकाना हो, लेकिन आपसे पूछा गया है कि आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम कि जो चीज आप कर रहे हैं ये सही है और जो चीज आप नहीं कर रहे हैं वो गलत है? आप दोनों फैसला कैसे करते हैं, इसका आप आंसर दें। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, मिस्टर हिचन्स इज स्मार्ट मैन। इनके मालूम है कि ऑडियंस मुन्ना भाई वाले सर्किट की तरह है, भाई ने बोला करने का तो करने का। एक चीज यहाँ और नोटिस करने वाली है कि मिस्टर हिचन्स अक्सर ये कहते हैं कि किसी को मोरली गुड होने के लिए गॉड की जरूरत नहीं है, लोग गॉड के बिना भी मोरल हो सकते हैं। कई सारी स्पीचेस में मिस्टर हिचन्स बोलते हुए दिखते हैं कि एक मोरल या फिर मोरली गुड इंसान होने के लिए मुझे किसी गॉड, अल्लाह या फिर भगवान या फिर किसी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, और जिसके लिए इनको काफी तालियां भी मिलती हैं। लेकिन रिलीजियस लोगों का ये क्वेश्चन है ही नहीं। कोई भी रिलीजियस इंसान ये नहीं कहता कि बिना धर्म के आप मोरली गुड नहीं हो सकते, आप मोरल नहीं हो सकते, या फिर जो इंसान रिलीजन में बिलीव करता है बस वही मोरल हो सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी हो सकता है, जो इंसान बहुत रिलीजियस है वो भी बहुत ही इविल हो सकता है, और जो इंसान रिलीजन में बिलीव नहीं करता हो सकता है बहुत ही मोरली गुड हो। उनका क्वेश्चन ये होता है कि आप में मोरालिटी आती कहाँ से है, ग्राउंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कैसे आप जज करते हैं कि क्या चीज मोरली सही है या फिर क्या चीज मोरली गलत है। अपने अगले पॉइंट पे जाने से पहले इसको थोड़ा आगे देखते हैं इस दूसरी वीडियो में। He says, shouldn't my children be taught, what was it, self-restraint, responsibility, care for others and so on? I don't believe in the rest of it, don't believe in the prophets, don't believe in the mountaintop, don't believe in the revelation. Well, nor should you. But how dare you suggest to us that we couldn't teach our children self-restraint and respect for others and the golden rule? How dare you? यहाँ पर मिस्टर हिचन्स कहते हैं ऑफ कोर्स आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, ऑफ कोर्स आप अपने बच्चे को मोरालिटी सिखा सकते हैं, ऑफ कोर्स हम उनको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, और इसके लिए हमें रिलीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री।
इसमें कोई शक नहीं कि रिलीजन के बिना भी एक अच्छा इंसान बना जा सकता है और रिलीजियस होना एक अच्छे इंसान की गारंटी नहीं देता। इसलिए मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि इनका ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ मिस्टर हिचन्स उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो उनसे पूछा ही नहीं गया था। उनसे ये नहीं पूछा गया था कि आप बिना रिलीजन या फिर बिना धर्म के अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, या फिर आप बिना धर्म या फिर बिना रिलीजन के अपने बच्चों को मोरालिटी नहीं सिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन का हिस्सा था ही नहीं, और ना ही कोई सेंसिबल रिलीजियस इंसान ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये था कि आपकी मोरालिटी का बेसिस क्या है, आप में मोरालिटी कहाँ से आती है, कैसे आप जान पाते हैं कि क्या चीज मोरली सही है या फिर क्या चीज गलत है। I'm very keen to know how it is that you, in a sense, that you dare to say that without a belief in religion, I would have no source for ethical or moral. It's not what I'm saying. You seem to hint at it. No. Did he not? No, I'm not saying you don't know morality, Christopher. I'm saying you can't justify morality without a being beyond yourself. अभी जो मिस्टर हिचन्स ने किया ये वही स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट का एग्जांपल है जिसकी मैंने बात की थी पिछले वाले पॉइंट में। एक और वीडियो देखते हैं जिसमें मिस्टर हिचन्स डिबेट कर रहे होते हैं अमेरिकन इवेंजेलिकल थियोलॉजियन मिस्टर फ्रैंक ट्यूरेक से। डिबेट का टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान, अल्लाह या गॉड एग्जिस्ट करता है। इसमें मिस्टर फ्रैंक ट्यूरेक पूछते हैं कि एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मोरालिटी कहाँ से आती है, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत, अगर हम सब ये जो पूरी दुनिया है बस एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। I don't have the molecular problem, you do. So you're a materialist. I'm trying to ask you, where does morality come from in a materialistic worldview? Well, did I not just acquit myself of that charge and say that the argument precedes the knowledge of the atomic and molecular structure? No, it doesn't. No. Not that I think, by the way, that the atomic and molecular structure is irrelevant, and it could be that we might find out what's right. I feel that some things my children don't need to be told. They already know. मिस्टर हिचन्स कहते हैं कि मुझे लगता है मैं ऑलरेडी जानता हूं कि क्या सही है क्या गलत, और मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं इन ए मोरल सेंस जो मुझे अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही यही है, कैसे जानते हो, आपका बच्चा कैसे जानता है। यहाँ ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस्टर फ्रैंक ट्यूरेक का ये क्वेश्चन हिचन्स या फिर हिचन्स के बच्चों के लिए ही नहीं है। यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की। हो सकता है आपको मालूम हो कि चोरी करना गलत है, रेप करना गलत है, मर्डर करना गलत है, लेकिन सामने वाले को लग सकता है कि नहीं मर्डर करना सही है, चोरी करना सही है या फिर रेप करना सही है। यानी कि कोई चीज जो आपके लिए सही हो सकती है हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो। तो यहाँ पर चीजें सब्जेक्टिव है, ओपिनियन है बस। आप हिटलर या नाजी पार्टी के लोगों से पूछते तो वो बोलते हैं कि ज्यूस को मारना सही था। खैर वीडियो आगे देखते हैं। Whereas to tell a child, you go to this church, which means you'll go to heaven, but your little playmates don't go to that church, and therefore will go to hell, seems to me to be an unpleasant thing to be saying. But Yes, that is. Maybe I'm in a minority then. That could be an unpleasant thing, but how do you... Actually, an evil thing to be saying. Let's call it evil, and Christopher. something that only a religious person would dream of saying. Let's call it evil. Where does evil come from? Religion. मिस्टर हिचन्स एग्जाम्पल देते हैं कि किसी बच्चे से यह कहना कि वो चर्च जाता है, मंदिर जाता है, फिर मस्जिद जाता है और इसलिए वो हेवन जाएगा, जन्नत जाएगा, फिर स्वर्ग जाएगा, और उसका वो दोस्त जो चर्च मंदिर मस्जिद नहीं आता उससे ये कहना या फिर ये मानना कि वो बंदा हेल में जाएगा, जहन्नम में जाएगा या फिर नरक में जाएगा, ये एक अनप्लेजेंट चीज है, बुरी चीज है, इविल चीज है, शैतानी चीज है। जिसके जवाब में मिस्टर ट्यूरेक कहते हैं कि हो सकता है बुरी चीज हो, चलो ठीक है मान लिया इविल चीज है, लेकिन कैसे मालूम कि ऐसा करना इविल है, ये जो इविल आप बोल रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है। जिसके जवाब में मिस्टर हिचन्स बहुत ही स्मार्टली कहते हैं रिलीजन से। आंसर सुनने में बैडैस लगता है कि यार क्या आंसर दिया है, गजब आंसर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। ऑडियंस एज एक्सपेक्टेड इनका हमेशा की तरह तालियों से स्वागत करती है और मिस्टर हिचन्स हमेशा की तरह कूल दिखते हैं, लेकिन दिक्कत फिर से वहीं आती है। ट्यूरेक का क्वेश्चन ये नहीं था कि सही है गलत, उनका क्वेश्चन था कि कैसे मालूम कि ये रॉन्ग है, अगर रॉन्ग है तो आपको कैसे मालूम। खैर अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे मिस्टर हिचन्स क्वेश्चंस को इजीली अवॉइड करते हैं या फिर ट्विस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि मिस्टर हिचन्स काफी फेमस एथीस्ट हैं, इनसे कई बार सेम क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया। उस समय इनको अच्छे से समझ भी आया कि सामने वाला एक्चुअली पूछ क्या रहा है, और देखते हैं उस समय मिस्टर हिचन्स का जवाब क्या होता है। At every time I'm asked this question, if you didn't believe in God, how would you know what was good and what wasn't? Every time I'm asked to speak on this, the Daily News allows me to give a different answer and give a different example. Take the simplest case.
of what I believe is innate, our instinct for our children. You don't have to be a parent to have this. You see a child trying to rush into the traffic. If you're not a parent, something tells you what you probably ought to be doing about it. The care and love and protection of children is instinct in us, in fact in many other species too that don't claim to be divinely ordered around. इसमें हिचन्स खुद कहते हैं कि जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि अगर गॉड में आप बिलीव नहीं करते हो तो आपको कैसे मालूम कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत, आपकी मोरालिटी का बेसिस क्या है। हिचन्स का जवाब, वेल हम सब में एक सेंस ऑफ मोरालिटी होता है, हम सबको पहले ही से पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये यहाँ तक कहते हैं कि ये चीज हम सब में इनेट होता है, इनबोर्न होता है, यानी पहले से ही होता है। हिचन्स से क्वेश्चन कि आपको कैसे मालूम कि बच्चों की केयर करना सही है। हिचन्स का आंसर, बच्चों की केयर करने के लिए हमें खुद पेरेंट्स होने की जरूरत नहीं, हम इंस्टिंक्टिवली किसी भी बच्चे की केयर करते हैं। हिचन्स साहब कहते हैं कि जब भी आप किसी बच्चे को किसी गाड़ी के सामने आता हुआ देखते हैं तो आपके अंदर से एक ऑटोमेटिक आवाज आती है कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सब नहीं करते, सबको पता भी नहीं होता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। क्या उनको पता नहीं होता? लेकिन ठीक है, लेट्स गिव दिस टू हिचन्स, लेट्स एग्री फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर एक इनेट इंस्टिंक्ट होता है जो हम सबको मोरल बनाता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसका मोरल सही है, मेरा गलत है, फिर मेरा सही है, इसका गलत है, या फिर ये बंदा जो बोल रहा है किसी को मार देना सही है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ किसी को मारना सही नहीं है मैं सही। Let's go to the next video. ये एक्चुअली पिछले वाली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, मिस्टर फ्रैंक टूरेक वर्सेस क्रिस्टोफर हिचन्स। Let's hear it first. Let me ask the question another way. This is my last question. If God does not exist, why do all people have a fixed moral obligation to love and not murder? How do molecules in motion have any authority to tell you how to behave? When you do something wrong, whose standard are you breaking? Who are you displeasing? The carbon atom, the benzene molecule, who? मिस्टर ट्यूरेक पूछते हैं कि अगर गॉड, अल्लाह या भगवान नाम की चीज होती ही नहीं है तो हर किसी पे ये मोरल ऑब्लिगेशन क्यों है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, लोगों को मर्डर ना करे। अगर इंसान बस एटॉमिक मॉलिक्यूल या उनके रिएक्शन से बना हुआ एक कॉस्मिक मटेरियलिस्टिक एंटिटी है, तो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं या फिर किसी भी तरह से बिहेव करते हैं, जैसे कि मेरा ये डिसाइड करना कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, आप ये वीडियो देखेंगे, या फिर जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, तो उस समय किसका स्टैंडर्ड हम ब्रेक कर रहे होते हैं या फिर किसको नाराज कर रहे होते हैं, किनका रूल तोड़ रहे होते हैं, कार्बन एटम्स का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, या फिर बेंजीन मॉलिक्यूल्स का, किसका? बाय द वे ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है मिस्टर ट्यूरेक का। अब मिस्टर हिचन्स का आंसर सुनते हैं। When you do something wrong, whose standard are you breaking? Who are you displeasing? The carbon atom, the benzene molecule, who? This question has been asked, Socrates answered it like this when he was on trial for his life. Accused of blasphemy, by the way. He said that he had an inner daemon, was the way he put it. Not demon, a daemon, a spirit, an inner critic, a conscience would be one way of putting it. And that he knew enough to know, even when he was making the best speech of his life, that if he was making a point that was somehow dishonest or incomplete or shady, the daemon would tell him, yeah, that was clever, but you shouldn't have tried it. He knew. Any person of average moral equipment has the same knowledge. I hope you'll. If you don't, I'm very sorry for you. Adam Smith called it the internal witness, who we all have to have a conversation with all the time. It's been C.S. Lewis decided to call it conscience and to attribute it to the divine, but he didn't improve on what Adam Smith said in Theory of Moral Sentiments or what Socrates said when standing trial for his own. इनका आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आया उनके लिए थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हिचन्स का आंसर, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात से जब यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम सबके अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जिसे सुकरात डेमन का नाम देते हैं, डीमन नहीं डेमन, जो हर किसी को बताता है कि क्या सही है क्या गलत, यहाँ तक कि जब आप अकेले हो और आपको कोई देख ना रहा हो। हिचन्स आगे एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उनकी बुक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं एडम स्मिथ ने सुकरात वाले डेमन को इंटरनल विटनेस भी कहा, जो हर किसी में होता है और सबको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है।
Are you serious? वंस अगेन फ्रैंक टूरे का क्वेश्चन ये नहीं है कि होता है या नहीं, क्वेश्चन ये है कहां से आता है, कैसे आता है, जस्टिफिकेशन क्या है, और सबसे बड़ी बात आपका ये जो इनर क्रिटिक, डेमोन या इंटरनल विटनेस है, इसको कैसे मालूम कि आपका वाला सही है और मेरा वाला गलत है। हिचन्स का आंसर, हर वो इंसान जिसके पास एवरेज मोरल इक्विपमेंट होगा उसके पास सेम मोरल नॉलेज होगी। Any person of average moral equipment has the same knowledge. I hope you'll. If you don't, I'm very sorry for you. Adam Smith called it the internal witness, who we all have to have a conversation with all the time. यानी कि हर वो इंसान जिसके पास एवरेज मोरल इक्विपमेंट होगा उसको मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत। हिचन्स कहते हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू। Any person of average moral equipment has the same knowledge. I hope you'll. If you don't, I'm very sorry for you. खैर, जैसा हिचन्स ने कहा कि हर वो इंसान जिसके पास एवरेज मोरल इक्विपमेंट होगा। जब आप कहते हैं कि हर वो इंसान, इसका मतलब है कि सबके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, हर वो इंसान जिसके पास कार है, हर वो इंसान जिसके पास पैसा है, यानी कि हर इंसान के पास कार नहीं है, हर वो इंसान जिसके पास है। इसको मिस्टर हिचन्स के एग्जाम्पल में अप्लाई करें तो हर वो इंसान जिसके पास एवरेज मोरल इक्विपमेंट होगा, यानी कि बहुत से लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोगों का इनर क्रिटिक, इंटरनल विटनेस या फिर ये डायमोन उन्हें रेप, मर्डर या फिर चोरी करने से नहीं रोकता। हिचन्स का जवाब सुनते हैं। There are people to whom those thoughts do not occur, who are deaf to that idea, who only think of themselves, who wouldn't worry about the internal daemon or censor or companion. And there are, of course, people who only get pleasure from being unpleasant to other people and inflicting cruelty on them. The first group we call the sociopathic, and the second group we call the psychopathic. And they occur in nature. जिनके पास नहीं है वो सोशियोपैथ्स हैं, साइकोपैथ्स हैं। एनीवे, इस पार्ट को पहले कंक्लूड करते हैं। हिचन्स के मुताबिक आपके पास करेक्ट मोरल इंस्टिंक्ट होगी अगर आपके पास करेक्ट मोरल इक्विपमेंट होगा। और करेक्ट मोरल इक्विपमेंट कैसे होगा? जब आपके पास करेक्ट मोरल इंस्टिंक्ट होगी। इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग। इसके बाद हिचन्स रिलीजन को अटैक करते हुए कहते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है जब ये रिलीजियस लोग बोलते हैं कि मोरालिटी रिलीजन से ही मिलती है। वेल, हो सकता है नहीं मिलती हो, लेकिन आपने भी आंसर नहीं दिया। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं किसी को बोलता हूँ कि यार तला भुना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और सामने वाला मुझे बोलता है कि तुम भी तो खाते हो। मेरा तला भुना खाना या फिर किसी और का तला भुना खाना इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि तला भुना खाना सेहत के लिए अच्छा है। पुलिस चोर को पकड़ती है और बोलती है कि तुमने चोरी की है, तुम्हें सजा मिलेगी, और चोर बोलता है तुम भी तो घूस लेते हो। यानी इस आर्गुमेंट में किसी दूसरे के गलत हो जाने से तुम्हारा अपना आर्गुमेंट सही नहीं होता। हमारे इस मिस्टर ट्यूरेक और मिस्टर हिचन्स के डिबेट में ट्यूरेक हिचन्स को चैलेंज करते हैं कि आप एक नास्तिक के तौर पर क्या सही है क्या गलत है इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। पहले तो हिचन्स जवाब में टाल मटोल करते हैं, फिर कहते हैं कि एक धार्मिक इंसान जैसे कि आप ट्यूरेक, आप भी तो नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं टू को फैलेसी। मोरल आर्ग्यूमेंट के इसी टॉपिक पे सेम चीज हिचन्स कहते हैं एक और पब्लिक डिबेट में। डिबेट का टॉपिक है इज गॉड ग्रेट, जिसमें मिस्टर हिचन्स डिबेट कर रहे होते हैं ऑक्सफोर्ड मैथमेटिशियन और साइंस फिलोसोफर मिस्टर जॉन लेनॉक्स से। लेट्स हियर इट फर्स्ट। Let me ask two questions of you first. Okay, I'll ask the questions and I'll leave it with the questions, and I hope I'll get a response later. You must now, ladies and gentlemen, if you believe this, you must tell me of a right action performed or a right statement, moral statement made by a believer such as Dr. Lennox, that I could not make myself, or couldn't state myself, something that only he could do as a believer that was right and moral, and I could not do because I'm not a believer. I've asked this question in a lot of places now and to a lot of people, including senior bishops and archbishops and others. I have not yet had an answer to it, and there must be a good answer if they are to make the claim that faith licenses morality and ethics. And then, my second question, corollary question, much easier. Please think of a wicked action done by someone purely because they are a person of faith. Think of an evil thing said or an evil thing done that is only done because the person is religious. You've already thought of one. The suicide bombing community is entirely
religious, faith-based. हिचन्स ऑडियंस को चैलेंज करते हैं कि आप लोगों में से मुझे कोई एक गुड स्टेटमेंट या फिर गुड एक्शन या फिर कोई ऐसा मोरली गुड, नैतिक रूप से अच्छा काम बता दें जो एक बिलीवर या फिर एक रिलीजियस इंसान ही कर सकता हो, जिसे मैं एज ए नास्तिक ना कर पाऊं, जिसे सिर्फ मिस्टर जॉन लेनेक्स जैसा कोई रिलीजियस इंसान ही कर पाए। इस शॉर्ट स्टेटमेंट में दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहली, अगेन स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट। मिस्टर ट्यूरेक, मिस्टर लेनेक्स या फिर किसी और रिलीजियस डिबेटर का ये पॉइंट होता ही नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। उनका हमेशा पॉइंट ये होता है कि आप इसको मोरली ऑब्जेक्टिवली जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम, मिस्टर हिचन्स कहते हैं कि अब कोई ऐसा एक्शन बताओ, कोई ऐसा बुरा काम बताओ जो बस रिलीजियस इंसान ही कर सकता है। वो एग्जांपल देते हैं सुसाइड बॉम्बिंग का कि सुसाइड बॉम्बिंग बस रिलीजियस लोग ही करते हैं। बुरा काम करने वाले हर कम्युनिटी में मिलेंगे, बिना रिलीजियस मोटिव के भी इंसान बुरे से बुरा काम करता है। हर एक रिलीजन की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिलीजियस सुसाइड बॉम्बिंग के केस मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस लोग रिलीजियस मोटिव से ही सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। नॉन रिलीजियस मोटिव से भी आपको कई सारे सुसाइड बॉम्बिंग के केसेस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि पॉलिटिकल रीजनिंग से भी आपको कई सारे सुसाइड बॉम्बिंग के एग्जांपल मिलेंगे। छोटे से एग्जांपल के तौर पर कामिकाज़े सुसाइड अटैक, राजीव गांधी असैसिनेशन, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की सुसाइड बॉम्बिंग। हिस्ट्री में जाएं तो कई सारे गोरिल्ला वॉरफेयर हुए हैं, उसमें भी आप सुसाइड बॉम्बिंग के केस इजिली ढूंढ सकते हैं। सेकंड, जब भी कोई रिलीजियस सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता है तो अक्सर उसका निशाना इस्लाम या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ होता है, या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनकी तरफ होता है। एंड वेल ऑब्वियसली मिस्टर हिचन्स इस पे एक्सपर्ट नहीं है, तो देखते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। रॉबर्ट एंथनी पेप, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स को स्टडी करने में लगाई। फिलहाल ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इन्होंने 1980 से लेकर 2003 तक हुए सारे सुसाइड बॉम्बिंग स्टडी की और इसके बेसिस पर एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है डाइंग टू विन, द स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ सुसाइड टेररिज्म, जिसमें ये कहते हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का आपस में जरा भी लेना देना नहीं है। लगभग हर सुसाइड टेररिस्ट अटैक में ये कॉमन पाया जाता है कि उनका एक सेकुलर और स्ट्रेटेजिक गोल होता है जिसमें वो या बाहरी देश की आर्मी को अपनी टेरिटरी से निकालना चाहते हैं, वो टेरिटरी जिसको वो अपना होमलैंड मानते हैं, अपना घर मानते हैं। ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इन्फॉर्मेटिव है और ये इजिली आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप ये खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लिप पे जाने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो या फिर हो सकता है आपको लग सकता हो कि मैं मिस्टर हिचन्स की स्पीचेस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर बीच बीच में चिपका दे रहा हूं या फिर बस बीच बीच की क्लिप दिखा रहा हूं ताकि मैं उनमें गलती निकाल सकूं। इसलिए एविडेंस के तौर पर हर वीडियो का डिटेल्ड स्पीच, डिटेल्ड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और फिर आप चाहें तो चेक करके नीचे कमेंट कर सकते हैं ये कौन सा स्पीच कहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया गया है। एक बार फिर से सुनते हैं मिस्टर हिचन्स को। यहाँ मिस्टर हिचन्स और मिस्टर ट्यूरेक डिबेट में क्वेश्चन आंसर के टाइम मिस्टर ट्यूरेक पूछते हैं कि एक टाइम रहा होगा जब कुछ भी नहीं रहा होगा, ना ये दुनिया, ना ये सोलर सिस्टम, ना ये यूनिवर्स, ना नेचर, और अगर कुछ भी नहीं था तो नथिंग से समथिंग, यानी इतना कुछ, ये प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, प्लैनेट्स, स्टार, ब्लैक होल्स, इतना सब कुछ कैसे आ गया, कहां से आया अगर इसके पीछे कोई कॉज नहीं था तो। First of all, there was no nature, there was nothing. So if there was nothing, how do you get something from nothing without a cause? थीइस्ट या रिलीजियस लोग गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए एक और दलील देते हैं जिसे हम बोलते हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट या फिर कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। प्रेजेंट टाइम में विलियम लेन क्रेग, अलेक्जेंडर प्रस, रॉबर्ट कुन्स इस आइडिया के सबसे बड़े समर्थक हैं। विलियम लेन क्रेग ने एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। कलाम एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है द साइंस ऑफ डिस्कोर्स। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को सिंपल भाषा में समराइज करें तो हर वो चीज जो एग्जिस्ट करना शुरू करती है उसके पीछे कॉज होता है। यूनिवर्स एक टाइम में एग्जिस्ट करना शुरू किया, यूनिवर्स के पीछे भी कॉज है और रिलीजियस लोगों के आर्गुमेंट के हिसाब से ये कॉज ही गॉड, भगवान या अल्लाह है। ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल या फिर अरस्तु अपनी बुक मेटाफिजिक्स में इसे नाम देते हैं अनमूव्ड मूवर का या फिर प्राइम मूवर का, जिसे बाद में इटालियन कैथोलिक प्रीस्ट और फिलोसोफर थॉमस एक्वाइनिस यूज करते हैं और वो इसको नाम देते हैं कॉजेशन और मोशन का। खैर, इस कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मिस्टर ट्यूरिक क्वेश्चन पूछते हैं, So if there was nothing, how do you get something from nothing without a cause? How do you get, I can answer the same question in the way I did before. How do you get so much nothing from something? You look into the night sky, if you're in, say, the Carmel Peninsula, you can't do it from many parts of Virginia now, but if you are in certain parts of California, as I was recently,
You can look into the night sky and see universes blowing up and bursting into flame every night of the week, several times. They had something and it's all nothing now. मिस्टर ट्यूरेक का क्वेश्चन, जब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से नथिंग से समथिंग, ये नेचर, प्लैनेट, यूनिवर्स कहाँ से आ गया? हिचन्स का आंसर, ये सवाल मैं उल्टा आपसे पूछ सकता हूँ कि समथिंग से नथिंग कैसे हो जाती, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या, जो चीज पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब नहीं करती है। वो एग्जांपल देते हैं कि जब हम रात में खुले आसमान में ऊपर देखते हैं तो आपको दिखता है कि यूनिवर्स इज ब्लोइंग अप, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें फ्लेम में बदलकर खाक हो जाती हैं और इवेंचुअली कुछ नहीं रह जाती। उसके बारे में क्या, इनके सेंस में कि पहले समथिंग था अब नथिंग हो गया, समथिंग से नथिंग हो गया, तो उसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे आप ट्यूरेक साहब? वेल, इस आर्गुमेंट में कई सारे बेसिक फ्लॉज हैं, जैसे कि फिजिक्स के बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं कि कोई भी चीज समथिंग से नथिंग कभी नहीं होती। ये एक फॉल्स एनालॉजी है। जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती। सिंपल भाषा में, अगर आपके पास एक पेपर है और उसे आप चाहें कि जलाकर खत्म कर दें, हिचन्स की भाषा में समथिंग से नथिंग में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा। उस पेपर को जलाने पे उसमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी जैसे हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसकी थर्मल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्यूरेक को मालूम है कि हिचन्स क्वेश्चंस को कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो वो टोकते हैं और कहते हैं कि कोई भी चीज जैसे कंप्यूटर, फोन या फिर इनके एग्जाम्पल में ये टाइपराइटर अगर फ्यूचर में एक टाइम में एग्जिस्ट ना भी करे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी ने इसको बनाया नहीं था। The fact that things go out of existence, Christopher, doesn't mean that they're not designed. The typewriter is out of existence right now, thankfully. But the typewriter's designed. So the fact that the universe is going to heat death doesn't mean that it didn't have a designer at the beginning. मिस्टर ट्यूरेक का क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं था कि बिना गॉड के ये सारे एटम्स या फिर सारे दुनिया भर में मौजूद मॉलिक्यूल्स कैसे अपने आप नेचुरल प्रोसेस से हमारा या फिर इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन कर देते हैं। मिस्टर ट्यूरेक का बेसिक क्वेश्चन ये था कि वो एटम या फिर वो मॉलिक्यूल्स जिनसे दुनिया या फिर सारी चीजें बनी, वो फर्स्ट प्लेस में, शुरुआत में वहां से कैसे आए, वहां कैसे रखे गए, किसने वहां पर लाकर रखा, कैसे बने, ये उनका बेसिक क्वेश्चन है। ट्यूरेक और हिचन्स के आर्गुमेंट को समराइज करते हैं। ट्यूरेक, नथिंग से समथिंग कैसे आया? हिचन्स, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि समथिंग से नथिंग कैसे हो जाता है? ट्यूरेक, आप, मैं, ये प्लेनेट, ये सारे यूनिवर्स नथिंग से एग्जिस्टेंस में कैसे आए? हिचन्स, लेकिन कभी ये सोचकर देखा है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे और ये यूनिवर्स एक दिन खत्म हो जाएगा? ये सारी चीजें इररिलेवेंट हैं इस क्वेश्चन पे कि हम इस दुनिया में कैसे आए और क्यों आए। इसके जवाब में ये कहना कि लेकिन कभी सोच के देखा है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे? ट्यूरेक, हमें गॉड, अल्लाह या फिर भगवान ने बनाया। अगर गॉड, अल्लाह, भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? हिचन्स, वेल, क्या फायदा, एक दिन तो मर ही जाना है। गुड पॉइंट, मर जाएंगे वो दूसरा टॉपिक है। ट्यूरेक के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं है। The typewriter is out of existence right now, thankfully. But the typewriter's designed. So the fact that the universe is going to heat death doesn't mean that it didn't have a designer at the beginning. हिचन्स के आर्गुमेंट लॉजिकल क्यों नहीं है उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा कोई कोरियन दोस्त है जो एथिस्ट है, जो अभी भी रिसेंटली इंडिया से होकर आया है। अब उससे मैं अगर पूछता हूँ कि इस ताजमहल को किसी ने नहीं बनाया तो ये रेत, मिट्टी, बालू, पत्थर और संगमरमर से अपने आप कैसे बन गया, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर जब कुछ नहीं था तो ये मिट्टी, रेत, बालू, संगमरमर, पत्थर अपने आप वहां पर आया कैसे? मेरे कोरियन दोस्त का रिप्लाई, लेकिन सरफराज, तुमने कभी ये सोचा है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा? देखा ये धीरे धीरे पीला होता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तहस नहस हो जाएगा एक टाइम में। और अगर सच में इसको किसी ने बनाया है तो उन लोगों ने उतना भी अच्छा काम नहीं किया है कि हमेशा टिका रह सके। Blowing up and bursting into flame every night of the week, several times. They had something and it's all nothing now. Who's the author of that? Who mandated that? Who's the creator of that? Who's the dictator who demands that sacrifice? ओके, हो सकता है हो जाए, काफी ज्यादा चांसेस है कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि शुरुआत में वहाँ चीजें आई कैसे। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक ट्यूरेक एक क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं और इस्लाम और बाकी अब्राहमिक रिलीजन की तरह क्रिश्चियनिटी में भी जजमेंट डे, कयामत, इन जैसा एक कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन आइडिया लगभग सेम ही है। फ्रैंक ट्यूरेक एक चूंकि क्रिश्चियन होने के नाते वो मानते हैं कि जजमेंट डे होगा, लेकिन उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स और इस दुनिया के तहस नहस हो जाने से पहले गॉड इंटरवीन करेंगे और लोगों को बचा लेंगे इससे पहले कि ये अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी सब कोलैप्स होकर खत्म हो जाए। यानी कि पहला वाला लॉजिक जो मिस्टर हिचन्स दे रहे हैं कि दुनिया और यूनिवर्स तो एक दिन खत्म ही हो जाना है, ये लॉजिक तो यहाँ काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली सेम चीज मिस्टर ट्यूरेक बोलते हैं मिस्टर हिचन्स को, और देखते हैं हिचन्स का जवाब क्या होता है इसमें। The typewriter is out of existence right now, thankfully.
but the typewriter's designed. So the fact that the universe is going to heat death doesn't mean that it didn't have a designer at the beginning. And of course, religious people believe that somebody's going to intervene to stop it before it does go. And even if they do? Even if it doesn't, Wait. if no, hold on. Sorry. Even if nobody intervenes, do if it the goes to religious heat among death, you- it goes to heat death. Excuse me. Did the religious among you, ladies and gentlemen, understand, I did not, that there will be an intervention to make an exception in our case? That this will not happen to our cosmos? That God will prevent the heat death? That's the Christian view, and as I I said, had no idea. yes. That a new heaven and new earth will be created. Genesis is paradise lost. Revelation is paradise restored. पहले मिस्टर हिचन्स हमेशा की तरह ऑडियंस पर रिलाई करते हैं कि आप में से किसी को मालूम था ये। फिर मिस्टर ट्यूरेक जब बताते हैं कि हाँ जनाब, यही क्रिश्चियन व्यू है कि समबडी, कि कोई ना कोई इंटरवीन करेगा हमें इस दुनिया के अर्थली डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए। मिस्टर हिचन्स रिप्लाई, सच में? ठीक है, जो लगे वो मानो, मुझे तो फैचुअस लगता है। वेल, हो सकता है सिली लगता हो मिस्टर हिचन्स, लेकिन ना तो ये मिस्टर ट्यूरेक का क्वेश्चन था और ना ही ये समझदारी वाला आंसर है। एक बार फिर हिचन्स के आर्गुमेंट को समराइज करते हैं। अगर हिचन्स सच में ये मान लेते हैं कि ये क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है, तो उनका पहला वाला आर्गुमेंट कि एक दिन तो सब डिस्ट्रॉय हो ही जाना है, क्या ही फायदा, वो स्टैंड नहीं करता। जब मिस्टर हिचन्स से कहा जाता है कि गॉड ने दुनिया बनाई है, हिचन्स का रिप्लाई, अगर गॉड ने दुनिया बनाई है तो एक दिन खत्म ही हो जाएगी, ये तो गॉड की पुअर डिजाइन है। लेकिन जब उनसे बोला जाता है कि नहीं, गॉड इंटरवीन करेगा और इसको खत्म होने से बचा लेगा, तो उस समय हिचन्स का आंसर है ऐसा है, फिर जो मर्जी वो करो, मुझे तो बहुत सिली लग रहा है। Genesis is paradise lost. Revelation is paradise restored. It sounds fatuous to me, I've got to say. हिचन्स ने अभी जस्ट आर्गुमेंट दिया कि रिलीजियस वर्ल्ड व्यू बेकार है, सिली है, क्योंकि साइंटिफिकली, कॉस्मोलॉजिकली एक दिन दुनिया सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उनको बताया जाता है कि रिलीजियस व्यू इसके एग्जैक्ट अपोजिट है और ये एंड नहीं होगा, तो उस समय इनका रिप्लाई, ओह ये तो बेकार है, सिली है। हिचन्स के आर्गुमेंट में इस संसार, इस यूनिवर्स से खत्म हो जाना भी सिली है, बच जाना भी सिली है। रिमेंबर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। या तो एंड होगा या तो एंड नहीं होगा, या तो एंड होना सिली है या फिर इंटरवेंशन सिली है। सेम चीज हिचन्स करते हैं अपनी एक और पॉलिटिकल डिबेट में। डिबेट का टॉपिक है इज गॉड ग्रेट, जिसमें डिबेट कर रहे होते हैं ऑक्सफोर्ड मैथमेटिशियन और साइंस फिलोसोफर मिस्टर जॉन लेनॉक्स से। लेट्स हियर इट। There is now something, after all, I am here, I do firmly believe, and I'm very happy to see all of you here too, especially those of you who paid for your tickets. It means that very soon there will be nothing. A lot of nothingness is headed our way. It's going to be all over quite soon. You can see it coming. Read the Lawrence Krauss Evan Health Office. It's going to explode away. It's going to fall apart. And if that is, a couple of things don't happen sooner than that, we can already see the Andromeda Galaxy in the night sky. You can actually see it some nights without really the aid of a telescope, headed directly on collision course for our own. We have an appointment, ladies and gentlemen, with the Andromeda Galaxy. It's going to crash right into ours. There's something now. Enjoy it while you can. Nothing is coming. Whose design is that? May I inquire? जैसा कि आपने सुना, इनका आर्गुमेंट सेम है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, तो इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचूंगा। इस वीडियो में इनका आर्गुमेंट क्या है, क्या मिस्टेक है, या फिर आप अगर इनके साइड हैं तो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एनीवे, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। हो सकता है कोई और भी पॉइंट हो जो शायद मैंने मिस कर दिया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।